सो गाइज ये है हमारा डे नंबर 8 और वीडियो नंबर 3। आई होप आपने डे नंबर 1 से सारी की सारी वीडियोस देख ली हैं, और अगर आपने डे 1 से 10 डेज प्लेज की सारी वीडियोस नहीं देखी हैं और आप स्कोर करना चाहते हैं अपने बेस्ट मार्क्स, चाहे वो भी कोई भी हो 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 95 प्लस या 100 आउट ऑफ 100, तो आप ज़रूर देखें 10 डेज प्लेज की हर एक वीडियो को। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप उन सारी वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं गाइस हमारा एक और न्यू चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जो कि आपकी विस्टास का लास्ट चैप्टर है 12th क्लास इंग्लिश के लिए। और ये चैप्टर एक ऑटोबायोग्राफी है, मतलब इस चैप्टर के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर और दूसरा है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। और दोनों के दोनों जो पार्ट्स हैं वो ऑटोबायोग्राफीज है, मतलब कि आत्मकथा। जो राइटर है उसने अपनी लाइफ से इंस्पायर होकर इसे लिखा है। तो मैं इसी वीडियो के अंदर दोनों पार्ट्स को कंप्लीट कर दूंगा। तो पार्ट 1 जो है वो द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर है, जिसके राइटर का नाम है जिटकाला सा। पहले हम उसको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं चैप्टर में डिस्क्रिमिनेशन की। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। यहाँ पे अगर मैं स्पेशली फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ तो फर्स्ट पार्ट के अंदर बात की गई है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, मतलब स्किन कलर का जो भेदभाव होता है, जो रंग का भेदभाव होता है। तो यहाँ पे जिटकाला सा जो है वो एक रेड इंडियन है, रेड इंडियन राइटर है। तो रेड इंडियन कौन है? जो भी रूरल अमेरिकन्स होते हैं, अमेरिका के जो रूरल ग्रामीण क्षेत्र के अमेरिकन्स होते हैं, या मैं कह सकता हूँ कबीलेवासी या फिर फॉर एग्जाम्पल आदिवासी, तो उनको रेड इंडियन वहाँ पर बोला जाता है। तो यहाँ पे जिटकाला सा जो है उसको एज अ टीनेजर गर्ल एक स्कूल में डाला जाता है एजुकेशन देने के लिए, लॉर्ड कार्डिसन स्कूल के अंदर। और उस स्कूल के अंदर उसके साथ किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसे किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है वाइट वुमेन की वजह से, मतलब जो अमेरिकन टीचर्स होती हैं वहाँ पे, उसके बारे में उसने अपना एक्सपीरियंस बताया है। तो मैं आपको बता दूँ कि जिस स्कूल में वो जाती है वहाँ पर एक ईटिंग फार्मूला होता है खाना खाने का, उसके बारे में जिटकाला साहब को कुछ नहीं पता होता। तो सबसे पहला एम्बेरसमेंट जो होता है, शर्मिंदगी जो होती है, उसे वहीं पे महसूस करनी पड़ती है। तो क्वेश्चन वाइज बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 यही है, एक्सप्लेन द डाइनिंग फार्मूला इन द स्कूल वेयर जिटकाला सा लिव। तो डाइनिंग फार्मूला की जगह ईटिंग फार्मूला भी बोला जा सकता है। तो होता क्या है गाइस, जिटकाला सा जो है अपनी बाकी जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ क्यूज में, इट मींस लाइंस में डाइनिंग रूम तक जाती है। और डाइनिंग रूम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किस चीज़ को लेके, खाने को लेके। तो वहाँ पे बेल्स का सिस्टम होता है। जब वो जा रही होती है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि वहाँ का जो माहौल होता है वो काफ़ी ज़्यादा अशांत होता है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ आवाज़ें आती हैं जिटकाला सा को। वहाँ पे चलने की आवाज़ आ रही होती है, बोलने की आवाज़ें आ रही होती हैं, और एक अननोन टंग होती है। अननोन टंग का मतलब ये हुआ कि एक भाषा जो कहीं ना कहीं उसको समझ नहीं आती, जो भाषा कहीं ना कहीं इंग्लिश है। ठीक है, तो जब वो वहाँ पे जाती है तो जैसे ही वो डाइनिंग रूम में पहुँचती है तो सारी की सारी जो गर्ल्स हैं वो डाइनिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाती हैं। और उस टाइम पे सबसे पहली बेल बजती है, और सबसे पहली बेल का जो रूल होता है वो ये होता है कि सारी की सारी गर्ल्स को अपनी चेयर को पुल करना है, मतलब खींचना है, डाइनिंग टेबल के नीचे से बाहर निकालना है, लेकिन बैठना नहीं है। लेकिन जिटकाला सा को ये बात पता नहीं होती, और वो क्या करती है, वो चेयर को निकालती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। लेकिन इतने में वो देखती है कि सारी की सारी जो गर्ल्स हैं वो खड़ी हैं, तो वो शॉक हो जाती है। इतने में वो खड़ी हो ही रही होती है कि सेकंड बेल बज जाती है, और जैसे ही सेकंड बेल बजती है तो सारी गर्ल्स बैठ जाती हैं और वो खड़ी हो जाती है। तो अगेन वो नोटिस में आ जाती है दूसरी वाइट वुमेन के। ठीक है, इतने में थर्ड बेल बजती है। वो जब बैठ रही होती है, थर्ड बेल बजती है और सब खाने लग जाते हैं, तो उस वक्त उसका सर झुका हुआ होता है और वो सोच रही होती है कि कहीं मुझे कोई नोटिस तो नहीं कर रहा। हालांकि जब वो नज़र घुमा के देखती है तो उसे एक वाइट वुमेन होती है, पेल फेस वुमेन भी बोला गया उसको, इट मीन्स अनअपीलिंग फेस होता है उसका। तो वो उसको घूर रही होती है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसे पीछे से भी कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं किसी मेल की, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। हालांकि वहाँ बेल की भी जो आवाज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा चाओस, इट मीन्स वी में से लाइक किसी तरीके का एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही होती है वहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया पहला वाला। अब बाद में क्या होता है, जिटकाला सा की एक फ्रेंड होती है जो एक और रेड इंडियन है, जिसका नाम है जुडेविन। तो जुडेविन जो है वो जिटकाला सा को इन्फॉर्म करती है। जुडेविन किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करती है जिटकाला सा को? वहाँ के एक और नए रूल के बारे में। उन्होंने मतलब उसने सुना था कुछ वाइट फेस वुमेन को बात करते हुए आपस में कि वो जितनी भी नई गर्ल्स हैं वहाँ पे उनके लंबे घने बालों को काटने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे रूल होता है
लड़कियों के शॉर्ट हेयर रखने का। तो झिटकालासा जो है वो बोलती है कि वो प्रोटेस्ट करेगी और वो अपने बालों को नहीं कटवाएगी, क्योंकि जब उसे मदर के पास से उसे लाया गया था तो उसकी मदर ने हमेशा से बचपन में उसे सिखाया था कि उनके कल्चर के अंदर लंबे घने बाल लड़कियां रखती हैं और एज अ कल्चर्स पार्ट वो अपने बालों को नहीं कटने देगी, क्योंकि उसके कल्चर में, उसके ट्रेडिशन में लंबे घने बाल ही गर्ल्स रखती हैं। और उसका ये मानना होता है कि जो छोटे बाल होते हैं, जो शॉर्ट हेयर होते हैं, वो किसके होते हैं? कावर्ड के, मतलब जो डरपोक होते हैं, जो अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने बालों को कटवा लेते हैं, या फिर मोर्नर, इट मीन्स कि भाई जो शोक मनाते हैं किसी का, वो अपने बाल कटवा लेते हैं, ठीक है। या फिर इसके अलावा जो आपके अनस्किल्ड वॉरियर होते हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं उनके, या प्रिजनर ऑफ वॉर्स हो गए, उनके बाल काट दिए जाते हैं, शेव कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। वो कहती है इनमें से मैं तो कोई नहीं हूँ, तो मैं अपने बाल क्यों कटवाऊँ? तो वो अपने लंबे घने बाल रखना चाहती है, तो वो प्रोटेस्ट करती है, लेकिन वो कहती है कि मैं सबमिट नहीं करूँगी, मैं हार नहीं मानूंगी, और इसीलिए वो इसके चलते वहाँ से भाग जाती है। भागती वो स्कूल में ही एक रूम में जाके ऊपर अपस्टेयर्स ऊपर एक रूम में छुप जाती है। तो वहाँ पे छुपने के बाद वो लाइट वाइट बंद कर लेती है, और वो जो रूम होता है वहाँ पे ज़्यादा बेड्स नहीं होते, सबसे कोने वाले बेड के नीचे जाके वो छुप जाती है, और थोड़े बहुत पर्दे वहाँ पे लगे हुए होते हैं ग्रीन कलर के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेन द डाइनिंग फॉर्मूला इन द स्कूल वेयर झिटकालासा स्टडीड, ठीक है। दूसरा है व्हाट हैड जुडेविन टोल्ड झिटकालासा एंड हाउ डिड शी रिएक्ट, वो रिएक्ट कैसे करती है इसके बारे में पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है वेयर डिड झिटकालासा एस्केप एंड व्हाट हैपेंड इन द लास्ट। तो एस्केप कहाँ करती है? अपस्टेयर्स एक रूम के अंदर करती है, और उस रूम में कुछ बेड्स होते हैं, ग्रीन कर्टेन्स होते हैं, और वो एक बेड के नीचे छुप जाती है। हालांकि झिटकालासा जब ध्यान से वहाँ पे चुप एकदम शांत बैठी हुई होती है और रूम में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है, तो उसे नीचे से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, और उस टाइम पे वो गौर करती है कि उसे फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई दे रही है ऊपर आते हुए अपस्टेयर्स। जुडेविन को भी नहीं पता झिटकालासा कहाँ पे है, और जब वहाँ पे जो वाइट विमेन है वो आती हैं उस रूम में, किसी तरीके से उनको पता चल जाता है झिटकालासा की प्रेजेंस के बारे में, तो वो पूरे रूम को ढूंढती हैं, मतलब उसमें झिटकालासा को ढूंढती है। ट्रंक्स वहाँ पे कुछ रखे होते हैं, उनको खोल के देखती है, तो वहाँ पे झिटकालासा नहीं होती। लेकिन इतने में जब वो जा रहे होते हैं तो इनमें से एक विमेन होती है जो नीचे की तरफ झुक के देखती है बेड के नीचे, और वहाँ झिटकालासा होती है। उसे निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो निकल नहीं रही होती, और वो होल्ड कर लेती है बेड को, लेकिन उसे बालों से घसीट के निकाला जाता है, और घसीट के उसे नीचे की तरफ ले जाया जाता है, और सीढ़ियों से घसीटते हुए उसे नीचे ले जाते हैं और कुर्सी पे बांध देते हैं, और बांधने के बाद उसके लंबे घने बाल जो हैं उनको शिंगल्ड ऑफ, इट मीन्स कुतर दिया जाता है, बिना किसी एंगल के, बिना किसी शेप के। झिटकालासा रोते रहती है, चिल्लाते रहती है, बुलाते रहती है, मेरी मदद कर दो कर दो कर दो कर दो, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आता, और वो बहुत ज़्यादा रोती है। तो यहाँ पे झिटकालासा के साथ जो हुआ इसके बारे में हमारे को बताया गया है। अगर इस पार्ट में हम पार्ट 2 से थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पार्ट 1 में झिटकालासा जो है वो कुछ नहीं कर पाती इसके खिलाफ, लेकिन पार्ट 2 में जो बामा है, जो कि एक तमिल दलित राइटर है, वो इसके खिलाफ कोशिश करती है कुछ करने का। तो पार्ट 1 था ये। अब हम मूव ऑन करते हैं पार्ट 2 पे। सो गाइज ये है हमारा पार्ट 2 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो वी टू आर ह्यूमन बींग्स का मतलब है कि हम भी इंसान हैं। तो यहाँ पे वी में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो पिछड़े लोग हैं, मतलब लोअर कास्ट से हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी लोअर कास्ट है, उनके जो लोग हैं उनको अनटचेबल समझा जाता है, अछूत समझा जाता है, और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइटर है उसका नाम है बामा, और बामा जो है वो एक तमिल दलित राइटर है, और उसने अपने चाइल्डहुड के, बचपन के एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। और जैसे कि आप जानते हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, मतलब यहाँ पे राइटर अपने बचपन की मेमोरीज के बारे में हमारे को बता रही है, फर्स्ट पार्ट में भी और इस पार्ट में भी। तो इस पार्ट के अंदर जो तमिल दलित राइटर है बामा, वो हमें बताती है कि जब वो छोटी थी तो उस टाइम पे वो स्कूल जाया करती थी, और जब भी वो स्कूल से वापस आती थी घर पे तो उसे ज़्यादा टाइम लगता था, मतलब जितना टाइम उसे स्कूल से घर पे जाने में लगना चाहिए था उससे ज़्यादा टाइम हमेशा वो लगाया करती थी। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में यही है कि बामा जो थी वो स्कूल से वापस घर जाने में टाइम ज़्यादा क्यों लगाती थी? इसका रीज़न क्या था? क्योंकि वो छोटी लड़की थी, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को देखने की, भापने की, ऑब्जर्व करने की। तो जब वो आती थी तो रास्ते में उसे बहुत सारी दुकानें दिखाई देती थी, काफ़ी सारी शॉप्स, काफ़ी सारे गेम्स, स्नेक चार्मर शो, और बहुत सारी चीज़ें उसको दिखाई देती थी, स्टॉल्स दिखाई देते थे। तो वो हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए घर पे पहुंचती थी। यही रीज़न था कि वो स्कूल से घर जाने में लेट हो जाती थी, जितना टाइम लगना चाहिए था उससे ज़्यादा टाइम उसे लगता था। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया है, दैट इज़ व्हाई डिड बामा यूजुअली टेक लॉन्ग टाइम टू रीच होम। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट हैड बामा सीन ऑन हर वे विच मेड हर लाफ, मतलब बामा ने ऐसा क्या देखा अपने रास्ते में जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाती है। ठीक है, तो होता क्या है गाइस, जब बामा जा रही होती है अपने घर पे तो रास्ते में एक वो बूढ़े व्यक्ति को देखती है। जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसने जिस तरीके के कपड़े पहन रखे होते हैं, जिस फैशन में कपड़े पहन रखे होते हैं, उसको देख के वो काफ़ी
हैरान भी होती है और काफ़ी हंसने लग जाती है। मतलब उसने एक सिंगल धोती लपेट रखी होती है और उसकी बॉडी पे ज़्यादा कपड़े नहीं होते, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जो आदमी होता है वो उसी की गली का रहने वाला होता है। मतलब जिस गली में भामा रहती है उसी गली का रहने वाला होता है। तो गली से मतलब आप समझिए क्या है, गली से मतलब है कि जो रूरल एरियाज हैं आज भी वहाँ पे भी जो गलियाँ हैं, जो लोकेलिटी है वो डिवाइडेड होती है कास्ट के अकॉर्डिंग, कि लोअर कास्ट वाले लोग यहाँ रहेंगे, अपर कास्ट वाले यहाँ रहेंगे। तो ये चीज़ वहाँ पे अभी भी है। तो जिस गली में वो रहती है उसी गली का वो व्यक्ति होता है बूढ़ा आदमी, इसका मतलब वो भी एक दलित ही होता है, वो भी लोअर कास्ट से ही बिलोंग करता है। तो वो हंसती क्यों है, पहले तो उसके कपड़ों को देखिए, जिस तरीके से उसने कपड़े पहने होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि उसने अपने हाथ में ना बेसिकली एक पार्सल को होल्ड कर रखा होता है, और उसने अच्छे से होल्ड नहीं करा होता, बल्कि उस पार्सल का जो बेसिकली एक स्ट्रिंग होता है, ऊपर की तरफ जो स्ट्रिंग होता है, जो धागा होता है, उससे उसने उसको इस तरीके से होल्ड कर रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो चल रहा होता है तो वो इस तरीके से थोड़ा सा झुक के चलने की कोशिश कर रहा होता है, और जिस मूवमेंट के साथ वो चल रहा होता है, जो उसकी मूवमेंट होती है, उसको देख के बामा काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इसी चीज़ में मज़ा आता है। ठीक है, तो जो बामा है वो हंसने लग जाती है और वो देखती है कि वो व्यक्ति कहाँ पे जा रहा है। तो वो एक लैंडलॉर्ड होता है, जमींदार, उसके घर के अंदर एंटर करता है, और जब वो घर में एंटर करता है तो थोड़ा और ज़्यादा बेंड हो जाता है, और ज़्यादा झुक जाता है, और उसके पास उस पर्सन के पैर के साइड में जाके उसको रख देता है, और झुक के प्रणाम करते हुए वापस वहाँ से निकल जाता है। तो बामा को ये सारी की सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, वो देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। ठीक है, हालांकि उसे हंसी आ रही होती है ये सारी चीज़ें देख के। फिर वो अपने घर पे जाती है, फिर अपने बड़े भाई को बताती है इसके बारे में। देखो, बड़े भाई का नाम जो है वो ANNAN दे रखा है। कई लोग, कई टीचर्स में अन्ना भी बोलते हैं, कई अनन भी बोलते हैं। अब आपके टीचर ने क्या बोला है आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, हालांकि हम अन्ना मानते हैं, क्योंकि अन्ना जो है वो बड़े भाई को ही कहा जाता है। ठीक है, तो उसका जो बड़ा भाई होता है अन्ना, ठीक है, वो उसको जाके इसके बारे में बताती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 गाइस क्या है, आई होप 2 समझ में आ गया। व्हाट हैड बामा सीन, जिसकी वजह से वो हंसी थी, तो उसने ओल्ड मैन को देखा था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डिड बामा टेल अन्ना एंड हाउ डिड ही रिएक्ट, मतलब जो बामा है वो अन्ना को क्या बताती है और वो कैसे रिएक्ट करता है। तो जो बामा है वो अन्ना को इसी ओल्ड मैन के बारे में बताती है कि कैसे कपड़े पहने थे, कैसे कर रहा था, कैसे उसने उसको होल्ड कर रखा था। मान लो गलती से अगर वो पार्सल गिर जाता तो उसमें जो भी चीज़ थी वो तो सारी बिखर जाती, तो उसने अच्छे से क्यों नहीं होल्ड कर रखा था उस चीज़ को। इवन वो गेस भी करती है कि उस पार्सल के अंदर क्या होगा, या तो ग्रीन बाजी बनाना होगा या वड़े होंगे। ठीक है, क्योंकि वो जो पार्सल होता है वो ऑयल से पूरा का पूरा लथपथ होता है, स्टेन्ड होता है। ठीक है, तो अन्ना जो है वो थोड़ा शॉक होता है इस बात को सुन के, क्योंकि अन्ना को ये बात पता होती है कि उस पर्सन ने उस चीज़ को स्ट्रिंग से ऐसे ऊपर से क्यों पकड़ा था, क्योंकि वो एक लोअर कास्ट का बंदा है और वो अपने मालिक मतलब अपने लैंडलॉर्ड के लिए वो सामान लेके आया है, और अगर वो उस चीज़ को होल्ड करेगा तो ऐसा माना जाता है कि वो चीज़ पॉल्यूट हो जाएगी, क्योंकि कोई भी लोअर कास्ट का पर्सन अगर किसी अपर कास्ट के पर्सन की कोई भी चीज़ टच करता है तो वो पॉल्यूट हो जाती है, ऐसे अपर कास्ट वाले मानते हैं। तो भाई जब ये बात बामा सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, और वो कहती है कि इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। पहले वो ग्रीन भाजी बनाना जो है वो बनाना लीव्स में ढके हुए थे, फिर पार्सल में, फिर पॉलीथिन में। तो कहने का मतलब ये है कि उसके हाथ लगाने से वो चीज़ पॉल्यूट कैसे हो सकती है, ख़राब कैसे हो सकती है। लेकिन अन्ना यही बोलता है कि ऐसा यहाँ पे है, और शायद इसीलिए उस पर्सन ने इस चीज़ को ऐसे होल्ड कर रखा था। तो अन्ना जो होता है इसकी बात पे वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है। कहने का मतलब अन्ना पे नहीं, लेकिन उस बात पे कि इन लोगों का तो हमें काम ही नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ अपने फार्म में काम करना चाहिए और इनका कोई पर्सनल वर्क नहीं करना चाहिए। बताओ ऐसे लोग होते हैं ये वो, बताओ हमारी कम्युनिटी का इतना रिस्पेक्टेबल ओल्ड मैन है, उसके साथ ऐसा किया जा रहा है। तो जो बामा है उसको ये बात बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती जो अन्ना ने बताई। इवन अन्ना ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताया था। अन्ना जो था वो कभी कभी गांव आता था और वो शहर में पढ़ता था। तो एक बार जब शहर से वो आ रहा था तो लाइब्रेरी गया था, वो वहाँ से आ रहा था, तो उस टाइम पे एक लैंडलॉर्ड ने उसको देखा था और उससे पूछा था कि अप्पा तुम कहाँ रहते हो, कौन सी गली में रहते हो। तो उसने गली इसलिए पूछी क्योंकि गलियाँ जो है वो कास्ट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अलग जगह रहते हैं, अपर कास्ट के अलग जगह। तो गली डिसेंट लग रहा था वो कपड़ों के साथ, तो वो गली इसलिए पूछता है ताकि कंफर्म हो जाए कास्ट। ठीक है, डायरेक्टली बोलेगा कि तू अनटचेबल है तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो रूरल एरियाज हैं या इवन अर्बन एरियाज में भी कई जगह पे देखने को मिल जाता है, लेकिन रूरल में तो बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमारे को बताई गई हैं। तो व्हाट डिड बामा टेल अन्ना एंड हाउ डिड ही रिएक्ट, तो वो अपोज करता है कि तुम्हें ऐसे हंसना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हाउ डिड बामा रिएक्ट ऑन लिसनिंग अन्नाज वर्ड, वो भी गुस्से में आ जाती है कि हमें उनका काम ही नहीं करना चाहिए, अपने फार्म पे काम करना चाहिए। और लास्ट है व्हाट वाज द सजेशन ऑफ अन्ना टू बामा, लास्ट में बामा ने जब पूछा कि हम इसको खत्म नहीं कर सकते इस चीज़ को, तो अन्ना ने उसको क्या सजेशन दी थी। तो गाइज अन्ना ने उसको यही सजेशन दी थी कि तुम इसको सिर्फ एक ही तरीके से खत्म कर सकते हो, इसको खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है एजुकेशन।
अगर तुम अच्छी एजुकेशन प्राप्त करोगे, स्कूल में अच्छा पढ़ोगे, फर्स्ट आओगे, अच्छे मार्क्स लेके आओगे, तो जो अपर कास्ट के लोग हैं वो तुम्हें अपने आप से जोड़ेंगे और शिक्षा के माध्यम से तुम इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो। जैसा कि हम देख सकते हैं आज की दुनिया में अच्छी अच्छी जो पोस्ट हैं वो लोअर कास्ट के लोगों के पास है विद द हेल्प ऑफ रिजर्वेशन। कई लोग जो हैं जनरल कैटेगरी के वो रिजर्वेशन के खिलाफ होते हैं, लेकिन स्टिल मेरा मानना है कि it was there because they wanted to uplift the lower caste. Still it is there, political parties are using that for their own benefits. लेकिन फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। यार अगर जॉब लेनी है तो लाओ ना, नंबर 1 रैंक लाओ, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो ये था हमारा गाइस पार्ट 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कन्फ्यूज़न है, ये इंपॉर्टेंट बहुत इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कई सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है, कई सारे बच्चे मुझे कमेंट करते रहते हैं कि सर नॉवल बना दो प्लीज़, जल्दी से नॉवल बना दो। चलो ये प्लेज की वीडियो है, इसमें भी नॉवल बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीडिंग सेक्शन, नोट मेकिंग भी मैं बना दूंगा, इसके बाद मैं रीडिंग सेक्शन ही स्टार्ट करने वाला हूँ, नोट मेकिंग, अनसीन पैसेज। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मैंने नॉवल का पूरा सीरीज़ पहले से ही बना रखा है। इवन हर एक चैप्टर मैंने चैप्टर वाइज बना रखा है। तो किसी को भी अगर नॉवल देखनी है तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, पूरी नॉवल देख सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कई सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर आप पूरा डीप नहीं पढ़ा रहे हो या जो भी है, और इवन स्टेटस में वहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं थे कुछ लोग थे, क्योंकि मैं शायद प्लेज में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करा रहा हूँ। यार इसमें मैं अगर सारी चीज़ें करा दूंगा तो प्लेज किस बात की, रिवीजन किस बात की? रिवीजन में क्या होता है, आपने कर रखा है, हम उसे रिवाइज कर रहे हैं। हालांकि फिर भी मैं सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा मानना है अगर किसी को डीप एनालिसिस देखना है, कोई सेटिस्फाइड नहीं है, तो भाई प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पूरी एनालिसिस की वीडियोज़ हैं 25-25, 30-30 मिनट की, अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हो। जिसके पास टाइम नहीं है वो उसके अकॉर्डिंग प्लेज की वीडियो देख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई सारे लोग प्लेज का ही पूछते हैं कि सर ये वीडियो कहाँ है, वो वीडियो कहाँ है। तो थोड़े यार तुम लोग 12th क्लास में हो, यूट्यूब चलाते हो, एडुकेटेड हो, ठीक है, तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन देखा करो कि प्लेलिस्ट कहाँ पे अवेलेबल है। पूरी की पूरी सीक्वेंस में सब कुछ लगा रखा है, सारी के सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी आप सही से कर ही नहीं पा रहे हो इस चीज़ को मैनेज। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो गाइज नॉवल की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है पूरी की पूरी कंप्लीट, सारे चैप्टर की डीप वाली भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट, वो भी देख सकते हो। 10 डेज प्लेज की भी नीचे अवेलेबल है, वो भी देख सकते हो। नोट्स दे रहे हैं व्हाट्सएप पे, वो भी अवेलेबल है। कई बार लेट हो जाते हैं नोट्स देने में, अरे भाई फेक है, तुम तो देते ही नहीं हो, बोल देते हो। तो यार ये गलत चीज़ें हैं, ऐसे डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए किसी को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, नोट्स दे रहे हैं व्हाट्सएप पे, इसलिए दे रहे हैं ताकि व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड कर सके काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट, ताकि व्हाट्सएप का नंबर हमारे पास हो, ठीक है। हालांकि लास्ट के 5 दिन में शायद हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर देंगे सारे के सारे लिंक्स जो हैं, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं वो कर लो। लास्ट इन्फॉर्मेशन ये है, मैंने टेस्ट के बारे में बोला था 7th डे के अंदर, फर्स्ट वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ वो टेस्ट ज़रूर दो। देखो तुम जितनी भी प्रिपरेशन कर लो मेरी वीडियोस के थ्रू, तुम्हारे मार्क्स 90+, 95+ नहीं आ सकते पूरा पेपर नहीं करोगे तो। और मैं बता रहा हूँ अभी तक जितने भी बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं ना, और जिनका प्री बोर्ड का पेपर भी पूरा नहीं हुआ था, फर्स्ट टर्म का भी पेपर नहीं हुआ था, वो सुन लो, तुम्हारा पेपर बोर्ड में भी पूरा नहीं होगा अगर तुमने 10 फुल कोर्स के टेस्ट नहीं दिए। 7 कम से कम है, और वो भी टाइम मेजर करके कि कितने लग रहे हैं, और शांति से एक जगह बैठ के कंडक्ट करने हैं खुद के टेस्ट, इधर उधर नहीं भागना वहाँ पे। और हॉरिजॉन्टल शीट कोशिश करना, अगर नहीं हो तो पोर्ट्रेट वाली लेना। समझ में आ गया? वो टेस्ट जरूर दो। सॉल्यूशन जो है मैं प्लेज की लास्ट वीडियो के अंदर डालूंगा, तब तक सारे टेस्ट दे दो, 5 के 5 मैंने अभी दिए हैं वो दे दो, फिर मैं और भी दूंगा आपको लास्ट में, लेकिन उनके सॉल्यूशन में लास्ट वीडियो में दे दूंगा। प्लीज़ टेस्ट ज़रूर दो अगर मार्क्स लाना चाहते हो तो, और थोड़े सीरियस हो जाओ। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो प्लीज़, और लाइक ठोको, ठीक है, शेयर करो इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।